गुड मॉर्निंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वो लगाओ। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, होमवर्क कंप्लीट हो गया क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको ठंड नहीं लग रही है बेटा? स्टूडियो में ठंड नहीं लगती है, बाहर लगती है। लो, बाहर निकलना ही नहीं होता। नवीन को आज तो तुमने सरकार बना दिया भाई। नवीन को नमस्कार, सरकार को। एक एक के सर से सरकार बन गए। केवल दो ही डाउट्स आए और तो चलिए तो डिस्कस करें पहले फटाफट। थोड़ा सा ही होमवर्क था। ठीक है। मैंने लिक्विड आपसे नहीं करा, बट सारे क्वेश्चन फिर अभी मत करो। आयुध क्वेश्चन बन गए तो अभी के लिए तो रहने दो। जेई एडवांस के टाइम पर देख लेना। शिवांग, नोडल सरफेस मतलब नोडल प्लेन ही बोल दो। नोडल सरफेस में दोनों आ जाता है, नोडल स्पेरिकल नोड और नोडल प्लेन। सरफेस दोनों ही होगी, नोड प्लेन भी आ जाएगा और उसमें स्फेरिकल नोड भी आ जाएगा। चलिए, O1 में 55 से 67 में क्या डाउट है? 58। The probability of finding py electron is 0. py, इसका आंसर केलकटा आएगा। केलकटा कर लो। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बदल दो। आंसर केलकटा। ठीक है। उसके बाद 62, नंबर ऑफ नोडल सरफेस इन 4p ऑर्बिटल। तो दोनों ही काउंट होगी इसमें। नोडल सरफेस बोला तो दोनों ही काउंट हो जाएगी। तो टोटल नोडल, जैसे रेडियल नोड कितने होते हैं n-l-1, एंगुलर नोड कितने होते हैं l, तो टोटल कितना हो गया n-1, मतलब 4-1 विच इज 3। क्लियर? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65, ये अभी बताऊंगा, फॉर्मूला लिखवाऊंगा, होल्ड करो। 65, 66 के अभी फॉर्मूले लिखा दूंगा, उसके बाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आपने देखा होगा कि जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से लॉब्स बनाते हो तो प्लस माइनस लिख देते हो, कहीं प्लस कहीं माइनस ऐसे। तो देखो, ये प्लस माइनस का केवल ये मतलब है कि यहां वेव फंक्शन प्लस और कहीं एम्पलीट्यूड माइनस है तो कहीं एम्पलीट्यूड प्लस है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली तो हम स्क्वायर करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो प्लस हो वैल्यू चाहे माइनस हो, प्रोबेबिलिटी तो उतनी ही आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? बट हाँ, कहीं वेव फंक्शन प्लस में होता है, कहीं एम्पलीट्यूड प्लस में तो कभी माइनस में, इसीलिए लॉब्स में वो साइन मेंशन होता है।
क्योंकि इसी से इंटरफेरेंस डिसाइड होता है। अगर दोनों प्लस प्लस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक प्लस एक माइनस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो वह अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ेगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है और ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 67, इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल द साइन ऑफ लॉब्स इंडिकेट्स द साइन ऑफ वेव फंक्शन। कैलकाटा आंसर हो गया। अभी आ रहा हूं मैं S1 पर भी आ रहा हूं। एक और क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हो? 64। क्या डाउट है भाई? 64 में क्या डाउट हो गया? रेशियो बताना। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर कितनी होती है प्रोबेबिलिटी? न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ये सबको ही पता है, तो अब आप उसका रेशियो ले रहे हो तो क्या आंसर आएगा? हाँ, जीरो ही आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर जीरो होती है, तो फिर आंसर जीरो ही होगा उसका। नेक्स्ट, यही दे रखा ना। बहुत बढ़िया, गुलशन का 10:0 ज्यादा अच्छा, ठीक है। S1 पर आ जाओ। फिफ्टी फाइव 58। क्वेश्चन नंबर 55 S1 का। हाउ मेनी नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल दैट हैव एटलीस्ट टू मैक्सिमा? एटलीस्ट टू मैक्सिमा। अच्छा, अब यहां पर जब भी मैक्सिमा की बात होती ना, एक ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई मैक्सिमा की बात कर रहा है तो इसका मतलब हम कर्व कौन से डिस्कस करेंगे? 4πr², कैपिटल R स्क्वायर वर्सेस R, इसी की बात होगी। और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर एक रेडियल नोड है तो मैक्सिमा जो होते हैं दो होते हैं, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इक्वल्स टू आप कह सकते हो n-l के बराबर होगा। नंबर ऑफ मैक्सिमा हमेशा नंबर ऑफ रेडियल नोड से एक ज्यादा होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा जा रहा है कि नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल्स, अब क्वांटम नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। इन सब में n या तो 4 के बराबर या 4 से कम है, तो यहां पर नॉन स्फेरिकल होना चाहिए, तो ये वाले सारे ऑप्शन तो गायब हो गए, ये वाले सारे ऑप्शन गायब हो गए क्योंकि नॉन स्फेरिकल है। दैट हैव एटलीस्ट टू मैक्सिमा, कम से कम दो मैक्सिमा होने चाहिए, मतलब एक रेडियल नोड तो होना ही चाहिए। अब अगर एक रेडियल नोड होना ही चाहिए तो ये तीनों भी गायब हो गए, क्योंकि इन तीनों में एक भी रेडियल नोड नहीं होता, तो इन तीनों में केवल एक ही मैक्सिमा आएगा। इन तीनों का कर्व अगर आप बनाओगे तो इन तीनों के लिए कर्व कुछ ऐसा ही होगा जिसमें एक ही मैक्सिमा होगा। तो बचे कौन से ऑप्शंस? ये तीनों बचे, ये तीनों। अब पूछा क्या जा रहा है इसके अंदर? हाउ मेनी नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल्स पूछा है, ध्यान रखना। सबशेल कितने हो गए? 3। सबशेल कितने हो गए? 3। ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 3p 4p
और 4d में, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें भी 3 और इसमें 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे वो 11 होंगे। गॉट इट? तो आंसर इज 11। मेरे हिसाब से यही दे रखा होगा, 11 ही दे रखा है क्या आंसर? बताओ जल्दी से आंसर क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 तो हो गया, उसके बाद 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल नोड फॉर 3s ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो स्फेरिकल नोड के लिए इसको क्या कर देंगे, 0, ये प्लस साइन के साथ है, तो यहां पर इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे आपको, 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर। किसने कहा बेटा ये 58? आशीष क्या लिख रहे हो, कौन से क्वेश्चन की बात करो? 3s होगा, 2s नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो और कमेंट लिखे जा रहे हो हैं। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, -6 सिग्मा प्लस 6, तो सिग्मा इक्वल्स टू +6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac 24 डिवाइडेड बाई 2, सही कर रहा हूं ना, 12, तो ये यहां पर आ गया 3, 12 में भी प्लस माइनस √3, तो हो गया एक तो 3 प्लस √3, और एक 3 माइनस √3। ये तो बात होगी क्वेश्चन नंबर 58 की। अब इसमें 3s 2s क्यों कर रहे हो बेटा आशीष तुम 58 में? हाँ, वैसे ये 3s का ही है, वैसे तो ये 3s का ही है भाई, प्लस माइनस दोनों ही कर दो, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, दोनों ही होगा। आंसर आंसर देखूं मैं, चलो भाई आंसर भी देख लेते हैं S1 का। आंसर तो कुछ अजीब सा दे रखा है यार, या इसको अब बराबर करना पड़ेगा, ये सिग्मा की वैल्यू आई 2r अपॉन 3a0, हाँ 2 सिग्मा को 2r अपॉन 3a0, तो ये 3a0 अगर इधर आएगा तो ये 9 प्लस माइनस 3√3 अपॉन 2a0 इक्वल्स टू r आ गया। क्वेश्चन में केवल प्लस का साइन है, माइनस का साइन भी होगा बस। अब बताओ क्या डाउट है? बिल्कुल सही कहा प्रदीप्ता, और किसी ने भी कहा है कि माइनस वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, बाकी तो ठीक है। क्या आशीष क्या कर रहे हो, 58 की बात कर रहे हो, 57 देख रहे हो हैं, और लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। और कोई डाउट? डन, ओके वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हम रेडियल प्रोबेबिलिटी सॉरी एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की हमने बात की थी।
और एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन में मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे डिसाइड होता है कि ये पी एक्स है, पी वाई है या पी जेड है। चलो अब इसमें एक ऑप्शन डी वाला भी लेते हैं, उसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। अच्छा, आप सबको पता है डी में ऑर्बिटल्स कैसे डिफाइन होते हैं? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है उसमें जो लॉब्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और उसमें ये मान लो है कोई भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में इस तरह से लॉब्स होती है। इसके नोडल प्लेन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई में नोडल प्लेन कौन से होते हैं? दो नोडल प्लेन होते हैं, बता सकते हो कौन से? इसके नोडल प्लेन कौन से होंगे, इसके नोडल प्लेन कौन से होंगे? तो अगर डी एक्स वाई है तो ये जो प्लेन आपको यहां दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन जिसे हम एक्स जेड प्लेन कह सकते हैं, ये भी नोडल प्लेन है और वाई जेड भी नोडल प्लेन है। तो एक्स जेड और वाई जेड, यहां अगर जेड नहीं है तो एक्स जेड वाई जेड, यहां पर एक्स जेड है तो एक्स वाई और वाई जेड, और यहां पर भी कह सकते हो कि एक्स वाई और एक्स जेड। जो मिसिंग है चाहो तो ऐसे लिख देना, वाई एक्स और एक्स जेड, ये इन तीनों के नोडल प्लेन होते हैं। इसमें डायग्राम बनाना पड़ता है। इसमें नोडल प्लेन 45 डिग्री पर होते हैं। नोडल प्लेन जो होते हैं वो 45 डिग्री पर होते हैं। एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसका थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट? याद रखना इस चीज को। अब यहां पर एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं 15/4 की पावर 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन फाई। अभी डी जेड स्क्वायर की बात करेंगे, उसमें नोडल कौन बनते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो डी ऑर्बिटल है ये कौन सा है, और इस पर जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए अब आपको फिर से चेक करना कि इसके नोडल प्लेन कौन से हैं। थीटा जीरो वाला केस मैंने हटा दिया था, थीटा जीरो काउंट नहीं करना है। अब ये एक्सप्रेशन कब जीरो होगा? तो एक तो थीटा जब 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री का मतलब कौन सा प्लेन हुआ, जल्दी से देख के बताओ। थीटा 90 डिग्री और फाई 0 डिग्री, इन दोनों कंडीशंस पर ये एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री मतलब कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। और फाई 0 डिग्री मतलब कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन। मतलब इस ऑर्बिटल में एक्स वाई और एक्स जेड ये नोडल प्लेन है, ये दोनों ही नोडल प्लेन है। अब बताओ अगर ये दोनों नोडल प्लेन है, एक्स वाई एक्स जेड, ऑर्बिटल कौन सा होगा? ऑर्बिटल कौन सा होगा? समझ में आई बात? है ना इंटरेस्टिंग चीज। और सोचो जेई एडवांस इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, और वो दिन भी दूर नहीं कि जेई मेंस पूछेगा, क्योंकि जेई मेंस फॉलो करता है जेई एडवांस को। तो एक्स वाई और एक्स जेड, तो ये हो गया डी वाई जेड ऑर्बिटल। समझ में आया? है आसान या नहीं है बताओ? बस ध्यान रखना थीटा जीरो वाला केस नहीं लेते हो, थीटा जीरो वाला एक्स जेड एक्सिस आता है जो इस प्लेन में आ गया। अगर देखो एक्स जेड प्लेन है तो इसमें जेड एक्सिस आ जाती है, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस भी आ जाएगी, वाई एक्सिस भी आ जाएगी। तो ये हमेशा याद रखना, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस भी आएगी, वाई एक्सिस भी आएगी, एक्स जेड प्लेन में एक्स और जेड एक्सिस आ जाएगी। तो इसी तरह से करना होता है। एक जल्दी से चलो एक और लिख के देता हूं, 15/4 की पावर 1/2 साइन थीटा कोस थीटा कोस फाई। अब बताओ जल्दी से ये कौन सा होगा?
ये सारे एक्सप्रेशन एक्सरसाइज O2 में पीछे एक पैराग्राफ है, उसमें सब दे रखा है, उसको एक बार रीड कर लेना। O2 में एक पैराग्राफ दे रखा है क्वेश्चन की फॉर्म में, पूरा पैराग्राफ रीड कर लेना, उससे थोड़ी बहुत बातें और समझ में आ जाएगी आप लोगों को, थोड़ी लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, देखो बेटा ये चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, मैं बार बार बोलता आया हूं, एनसीईआरटी से पढ़ के जाना है। तो यहां पर अब देखें तो कब जीरो होगा, तो एक तो थीटा 90 डिग्री तो है ही है, थीटा 90 डिग्री और फाइव भी 90 डिग्री, इन दोनों पर ये जीरो होगा। थीटा 90 डिग्री मतलब वही एक्स वाई प्लेन, और ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन। तो एक्स वाई और वाई जेड, तो ये कौन सा हो गया, डी एक्स जेड। खत्म। बिल्कुल बढ़िया जी, समझ में आ गई, मुझे लगता है आप लोगों को भी बातें आसान है या नहीं, पहले बताओ। आसान है या नहीं, आसान है। और अब जाके देखना जेई एडवांस में एक पूरा मैच दी कॉलम आया हुआ उसके ऊपर, उन्होंने यही पूछ लिया। अच्छा यहां पर अब थोड़ा ये, अगर इसकी बात करूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इनके एक्सप्रेशन थोड़े अलग होते हैं। जैसे एक और एक्सप्रेशन की बात करें, 15/4 पाई, यही थोड़ी जगह बनाता हूं, 15/4 पाई की पावर हाफ साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 फाई। अब बताओ ये कौन सा होगा। ये लाइन बहुत अच्छी है, आपके साथ सब कुछ आसान है। रोहन ने एक ऐसी बात लिखी बेटा, मैं रोहन, तुम अभी ऑनलाइन हो इसीलिए, इसीलिए बच रहे हो। हैं रोहन। ये लाइन सोचो तुम्हारी आने फ्यूचर के अंदर, पता नहीं अभी का तो नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ को मैं बता दूंगा ना बेटा, हाथ जोड़े जोड़े फिरोगे फिर। लिखा क्या है, रहने दो यार, छोड़ो, अभी फोकस चेंज नहीं करना अपने को, है ना। चलो तो इस पर आते हैं। अब ये एक्सप्रेशन कब जीरो होगा, थीटा वाला तो केस लेना नहीं है, तो 545 डिग्री पर भी हो जाएगा, और 5 0 डिग्री और 590 डिग्री, जीरो पर भी होगा। और कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, एक सेकंड। ये तो अलग है, हाँ। ये कौन सा होगा बताओ, ये कौन सा, थीट एक्स जेड और वाई जेड। हम्म मैंने सोचा कुछ और था एग्जाम्पल, हाँ तो ये कौन सा हो गया, एक्स जेड वाई जेड, तो डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई वाला हो गया। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, 15/4 पाई
साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 फाई, ये बताओ कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? तो अब यहां पर जीरो कब होगा? फाइव 45 डिग्री पर भी हो जाएगा और फाइव 135 पर भी हो जाएगा। 45 और 1, ये 45 और दूसरा 135, समझ में आ गया? एक प्लेन 45, दूसरा 135, तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा dx² - y²। और लास्ट dz² लिख ही देता हूं मैं, क्योंकि वही बचा हुआ है, उसका एक्सप्रेशन अलग है और उसमें नोडल प्लेन नहीं होता, उसमें नोडल कोन बनता है। 3 cos² θ - 1। अब यहां पर ये एक्सप्रेशन कब जीरो होगा? जब cos थीटा की वैल्यू +-1/√3, यानी दो वैल्यूज आ रही, जब cos थीटा +1/√3 होगा और जब cos थीटा -1/√3 होगा। तो यहां पर अगेन दो वैल्यूज आ रही, लेकिन अब ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री नहीं है। अब आप इसको ऐसे समझो, एक कोन जो होता है, मान लो यहां पर एक ये y एक्सिस मान लो, ये z एक्सिस मान लो, तो अगर एक कोन जो होता है ना, कोन की सरफेस का हर एक पॉइंट जो होता है, कॉनिकल सरफेस का हर एक पॉइंट जो होता है वो z एक्सिस से इक्वल एंगल पर होता है। तो यहां पर ये जो कोन बन रहा है, यहां पर कह सकते हो कि इस कॉनिकल सरफेस का हर एक पॉइंट जो है z एक्सिस से इक्वल एंगल पर होता है। तो ये जो लॉब्स है, कोन बन गया एक ऊपर की तरह, और ऐसा ही एक कोन नीचे की तरफ भी बनेगा, ऐसा ही एक कोन नीचे की तरफ भी बन जाएगा। तो ये दो कॉनिकल सरफेस, एक +1/√3 के कोरस्पॉन्डिंग, एक -1/√3 के कोरस्पॉन्डिंग। हाँ, इसमें बीच में एक रिंग और बनती है, वो एक अलग चीज है, रिंग भी और बनती है। तो ये काफी धीरे धीरे स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, बट इनको नोडल प्लेन नहीं बोलते हैं, इनको कॉनिक नोडल कौन बोला जाता है। ये प्लेन नहीं है, ये कौन है, ठीक है? तो ये सारे केसेस मैंने यहां पर आपको बता दिया, सारे केसेस मैंने आपको यहां से बता दिए हैं, ध्यान रखना। हाँ, ये डमरू टाइप बन जाएगा, एक्सप्रेशन देख लो, क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट में एक दो फॉर्मूले मैं यहां पर और लिख रहा हूं, उसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो फोर्थ क्वांटम नंबर है ना, ज्यादा भी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको बता दूं जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, ये पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये बाद में पाउली ने इंट्रोड्यूस किया था। पाउली ने इंट्रोड्यूस किया था फोर्थ क्वांटम नंबर। तो ये बस एक इंफॉर्मेशन की तरह याद रखना। और फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ और -½ दो होती है। अब यहां पर एक दो फॉर्मूले और लिख रहा हूं, इन फॉर्मूले को बस याद रखो, अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक टर्म यहां पर आती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/2π √L L+1। तो कह सकते हो एक s ऑर्बिटल के लिए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो ही होगा, ऑर्बिटल s के लिए तो जीरो होगा। p और d इनके लिए आप लिखा फाइंड आउट कर सकते हो, कभी कभी इसको h क्रॉस भी लिख लिया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो फॉर्मूला या तो ऐसे या ऐसे लिखा होगा, इसे बोला जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना, जो mvr = nh/2π है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ये टर्म बोहर ने बताई थी, ये टर्म जो है वो बोहर ने बताई थी, ये श्रोडिंजर इक्वेशन से है, दोनों में डिफरेंस है, एक ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
फॉर्मूले याद रखो, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, यहां पर आपको केवल बस फॉर्मूले याद रखने हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर मैं बता देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ऐसे कोई पूछे कि बताओ ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कौन से क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कौन से क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली आप कह सकते हो सर एल पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूले में केवल एल की टर्म है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन एल एंड एम। एल पर भी डिपेंड करता है और एम पर भी करता है। ये सुन के बड़ा झटका लगता है, जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का। अब आप पूछोगे सर एम कहां से आ गया, इसमें तो एम दिख ही नहीं रहा हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पिक्चर में आ गया, बताता हूं। एक्चुअली एजीमुथल क्वांटम नंबर केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा है। एम जो है उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डिसाइड करता है। एम की वैल्यू चेंज होने पर उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बदल जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी वो नहीं पता हमें, बट ये पता है कि एम की वैल्यू चेंज होने पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये अच्छी तरह से याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन एल एंड एम। जेई का क्वेश्चन है 2007-8 का, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम आया था, बड़ा टफ था वो क्वेश्चन। उसमें यानी अच्छी खासी श्रोडिंगर इक्वेशन की नॉलेज होगी तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा, बाकी तो हिलने वाला भी नहीं है, बाकी हिलने वाला भी नहीं है वो क्वेश्चन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कोई वर्ड यूज मत करो शिवांग। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बस सीधा सा वर्ड है, डायरेक्शन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। एम चेंज होने पर डायरेक्शन चेंज होगी, ये ध्यान रखना। और इसी में एक और फॉर्मूला आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है h/2 अंडर रूट s+1। वैसे मोड भी लगा सकते हो चाहो तो, थोड़ा दिखने में अजीब सा लगता है इसीलिए मैं यहां पर मोड नहीं लगा रहा हूं, फॉर्मूला बड़ा अजीब सा दिखता है। लेकिन वैसे हमें पता है कि s की वैल्यू +½ और -½ दोनों होती है, लेकिन यहां पर फॉर्मूले में केवल +½ ही पुट करोगे। हाँ बस ये है कि +½ होगी तो डायरेक्शन अलग होगी, -½ होगी तो डायरेक्शन अलग होगी। तो ये जो प्लस और माइनस है ये स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर की डायरेक्शन को बताते हैं, प्लस है तो अलग, माइनस है तो अलग। यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि बहुतों के दिमाग में ये फिट है कि जो स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को बताता है। देखिए ये स्टेटमेंट बोला जाता है, लेकिन साथ में ये भी बोला जाता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। एक्चुअल में क्या है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्वांटम फिजिक्स में कोई फील नहीं आता, जो आप डेली लाइफ में देखते हो वो क्वांटम फिजिक्स में नहीं होता है। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर आप ये पिक्चर बना लो वो तो गलत हो जाएगा। तो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम पिक्चर बनाते हैं वो गलत है। एक क्वेश्चन आई थिंक जेई एडवांस 2001 या समथिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि +½ और -½ क्या बताते हैं। उसमें ऑप्शन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को बताते हैं, गलत है, या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को बताते हैं, वो भी गलत है। तो क्या बताते हैं वो पता ही नहीं है। इसे हम ऐसे बोलते हैं टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स। अब जहां क्वांटम वर्ड लग जाता है ना, मतलब पिक्चर नहीं बना सकते। मैकेनिकल स्पिन, अगर स्पिन वर्ड बोलोगे तो हर कोई कैसे करेगा, ऐसे ऐसे स्पिन हो रहा है सर, स्पिन हो रहा है, हाथ को घुमा देंगे। बट अगर मैं क्वांटम स्पिन की बात कर दूं, अब क्या हो रहा है नहीं पता, अब क्या हो रहा है वो नहीं पता। तुम्हें ये सब सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम इसको फील मत करो। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन सही स्टेटमेंट नहीं है, कोई नन ऑफ दीज नहीं दिया था। उस क्वेश्चन को देखना, सब समझ में आ जाएगा। तो पिक्चर नहीं बना सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना। इसके अलावा एक और फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वैसे वो इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे ज्यादा। मैग्नेटिक मोमेंट, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो n+2 के बराबर होता है, जहां पर n आप सबको पता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसकी यूनिट जो होती बोहर मैग्नेटॉन। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई इस पर, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जेई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ढंग से याद रखना, क्योंकि Fe+2 Fe+3 कोबाल्ट+2 क्रोमियम+3, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से कौन से सब शेल से निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर वेरी करेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए, हर एक एटम का, उसके आयंस के, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से ध्यान, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ढंग से इसको अच्छी तरह से देख के जाना। और कुछ नहीं तो कुछ सालों के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज, वो अच्छी तरह से इस पर देख लेना। ज्यादा इनऑर्गेनिक में डिस्कस होता है, इसीलिए अभी मैं यहां पर एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, बट हाँ ये बता जरूर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से करना है। राइट। बिल्कुल आशीष, तो ये फॉर्मूले हैं, इन पे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इनमें ज्यादा डेप्थ में जाने की। मैग्नेटिक स्पिन कहां से नया वर्ड है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन क्वांटम नंबर बोला जाता है, दैट्स इट। तो हाँ जी, यहां पर आके ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, और जेई मेंस के लिए जो हमारा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। वैसे एक ही चैप्टर बचा हुआ है, फिर से बता दूं, सरफेस केमिस्ट्री, बाकी सारे चैप्टर हमने कंप्लीट किए। आज 30 दिसंबर है, और दोनों ही बात बोलूंगा, आप लोगों को भी थैंक्स कि हाँ इतना जल्दी कोर्स कंप्लीट करना, और वो भी डिटेल में, कहीं कुछ शॉर्ट नहीं किया हमने, कहीं कुछ कमी नहीं की है, ऐसा नहीं कि मैंने ये स्किप कर दिया। जो चैप्टर पढ़ा है जेई एडवांस के लेवल तक का पढ़ा है, जेई एडवांस तक के लेवल का पढ़ा है, और वो इसलिए पढ़ा ताकि जनवरी मेंस के बाद आप अच्छी तरह से रिवीजन कर पाओ। उसके बाद ये नहीं कि सर फिर क्लासेस कर रहा हूं, अभी भी मेरा ये चैप्टर छूटा हुआ, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि पहले जेई मेंस कर लेते हैं फिर जेई एडवांस करेंगे। जो ऐसा करेंगे उनका पहला जेई मेंस भी अच्छा नहीं जाएगा, दूसरा भी नहीं जाएगा, वो साल भर पढ़ते ही रहेंगे। तो लेकिन हाँ ये डेफिनेटली आप लोग रेगुलर क्लास में रहे हो, रेगुलर क्लास में आए हो। अभी दिसंबर में ऑब्वियसली हमारा अच्छा खासा हेक्टिक रहा है, रेगुलर क्लास चलिए, बट आप लोग रेगुलरली होमवर्क कर रहे हो तो दैट इज कमेंडेबल। आसान काम नहीं कर रहे हो आप, बट यही कहूंगा कि अपने मोमेंटम को, अपनी एनर्जी को जेई तक मैंने जेई तक बना के रखो यार बेटा, जेई एडवांस तक, ये कम नहीं होनी चाहिए। हर दिन 13-14 घंटे, एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। कोशिश करो मैक्सिमम बचाने, मतलब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, जितना पढ़ते रहोगे सारे रिजल्ट्स तुम्हारे अकॉर्डिंग आएंगे। देर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत सिंपल सी चीज बता दूं, शॉर्टकट नहीं मानने, सीधी सी बात है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके नोट्स आपके सबसे पहले भगवान है। आपके जो नोट्स है, अगर ढंग से मैंने जो क्लास में लिखवाया है, अगर वो आपने लिखा है, उनसे इंपॉर्टेंट राइट नाउ दुनिया में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा, ओवन, ओवन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो, और ओवन करने के बाद आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नोट्स, ओवन, पीवाईक्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमें टाइम मिलता है तो S1 पर आप आ सकते हो, और S1 करने के बाद फिर हम जेई एडवांस वाली बात करें तो जेई एडवांस की एक्सरसाइज पर आ सकते हो। और जेई एडवांस की एक्सरसाइज अच्छी तरह से हो जाए तो फिर जेई एडवांस के लिए O2 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। O2 के बाद अगर आप पूछोगे क्या इंपॉर्टेंट है तो S2 है। तो ये सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताई है कि क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, मतलब टाइम पर डिपेंड करता। O1 जेई मेंस की एक्सरसाइज, और S1, ये प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सकते हो, O1 जेई मेंस S1। उसके बाद ये सब हो जाए तो फिर जेई एडवांस, फिर O2, और फिर S2। ये करने पर इतना अगर कोई कर लेता है तो रैंक 1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और रैंक 1 भी इससे ज्यादा नहीं करता, वो भी इससे कम करता है। तो आपको मैं बता दूं, इससे ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है बस इन्हीं को बार बार करो, इन्हीं को रिवाइज करो, कहीं और कुछ भी डेविएट होने की जरूरत नहीं है। नोट्स को अच्छी तरह से याद करो, नोट्स को ढंग से पढ़ो, नोट्स की हर एक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, हर एक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए।
ये बातें जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह दिमाग में उतार लो, मतलब घुसा दो कि हाँ यही करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। जेई मेंस में भी मैं आपको बता दूं पिछले 5 सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो 25 क्वेश्चन हर चैप्टर पे भी कर लोगे ना, तो उससे जेई मेंस के 80-90% कवर हो जाता है। 80-90% क्वेश्चंस वो कवर हो जाते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी आ जाते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, बाकी 80% यानी 75% तो कम से कम सर ये तो बार बार ही रिपीट हो रहे हैं। तो वो जो 75% क्वेश्चन है उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। वो सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप देखोगे तो उसमें है, अपनी कक्षा के ऐप पर भी है वो सारे। तो दो मैंने आपको जेई मेन सेलेक्टेड क्वेश्चंस के दो टेस्ट दिए, एक पहला और एक दूसरा। पहले में 15 क्वेश्चन के आसपास है, दूसरे में 10-11 क्वेश्चन के आसपास है। अभी आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। करने में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें रिवाइज करने के लिए, लेकिन क्या हमारे पास उतना टाइम है या नहीं। बहुतों के दिमाग में आता है कि सर रिवीजन कैसे करूं, नोट्स पढ़ूं, शीट करूं, शीट की एक्सरसाइज 101 करूं, OS1 करूं, JPYQs करूं, NCERT पढ़ूं, बहुत सारी चीजें भाई पढ़ने के लिए। और जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जितना आप ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे, सारी एक्सरसाइज करोगे और फायदा मिलेगा, NCERT पढ़ोगे और फायदा मिलेगा। बट हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास इन सबको पढ़ने का टाइम है। तो राइट डाउन जितना टाइम है उसमें क्या करना है। तो अब टाइम की बात करते हैं। जैसा मैं शायद पहले भी आप लोगों को कहता हुआ आया हूं, फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि पहले तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम है। ये पहला पॉइंट होना चाहिए रिवीजन प्लान करने से पहले। और कितने दिनों तक हम रिवीजन कर सकते हो। तो देखो भाई, अब ऑलमोस्ट 30 तारीख हो गई। मैं जो आपको रिवीजन प्लान दूंगा वो 1 तारीख से दूंगा। तो मेरा मानना है कि कोशिश करो 18, 19, 20 जनवरी तक रिवीजन हो जाए, क्योंकि इससे पहले करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो इस टाइम तक हो जाए, उसके बाद उसके साथ आप 2-3 फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। 18 तारीख के बाद आप डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि तब तक आपका रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो फुल सिलेबस टेस्ट आप बाद में दो, पहले टेस्ट देने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आपका रिवीजन ढंग से नहीं हुआ है और रिवीजन होने से पहले अगर आप कोई भी टेस्ट दोगे तो उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो पहला काम रिवीजन करो, रिवीजन करो, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब रिवीजन में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर से मैं वापस बोल रहा हूं, 18 तक जितना, अगर आपका सिलेबस रिवाइज हो चुका है तो आप फुल सिलेबस टेस्ट दो, लेकिन उससे पहले आपको पहले रिवाइज करना होगा। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। जिनका रिवीजन हो चुका है उनके लिए अलग प्लान होगा, जिनका रिवीजन नहीं हुआ उनके लिए, 12th वाले जो हैं उनका सिलेबस बहुत पहले हो गया, उनके लिए अलग प्लान है। आपका लोगों का सिलेबस अभी हुआ है तो आप लोगों के लिए प्लान अलग है। इनफैक्ट आपका अभी अगर किसी सब्जेक्ट में सिलेबस चल रहा है तो और थोड़ा मुश्किल हो जाएगी वो बातें। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना हमें फायदा मिलेगा। तो यहां पर अब पर डे कितना टाइम है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पर डे 13.5 आवर रिवीजन कर रहे हो, जिसमें से 4.5 घंटे फिजिक्स, 4.5 घंटे मैथ्स, 4.5 घंटे केमिस्ट्री। अब रिवीजन कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, वो आप जानो। 4.5 घंटे हर दिन आपको फिजिक्स को देना है, 4.5 घंटे हर दिन मैथ्स को देना है, 4.5 घंटे हर दिन आपको केमिस्ट्री को देना है। अब 4.5 घंटे हर दिन जब आप केमिस्ट्री को दे रहे हो तो उसमें 1.5 घंटा फिजिकल को आपको देना है। यानी हर दिन मेरे हिसाब से आपके पास फिजिकल के लिए जो टाइम बचता है वो 1.5 घंटा है मात्र। यानी अगर 20 दिनों की बात करूं तो हर दिन 1.5 घंटे आपके पास फिजिकल के लिए टाइम है। अब आप सोचो, फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो जेई मेंस में 8 चैप्टर है, लेकिन हम आयनिक और केमिकल को अलग कर लेते हैं तो वो 9 हो जाते हैं, राइट। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री को अलग कर लेते हैं तो वो 10 हो जाते हैं, आई थिंक इतने ही है शायद, राइट। तो वो बढ़ जाते हैं, अभी आइडियल रियल है नहीं, तो मोल और कंसंट्रेशन को भी कभी कभी हम अलग कर लेते हैं, यूं कह दो तो वो 11 और हो जाते हैं। तो हमारे पास ये 11
चैप्टर्स हैं यूं कह दो जिनको रिवाइज भी करना है, उनके नोट्स भी पढ़ने हैं। अब कुछ चैप्टर्स में नोट्स बहुत सारे हैं, कुछ चैप्टर्स में नहीं है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में कह सकते हो सर ज्यादा नोट्स में कुछ है नहीं, कंसंट्रेशन टर्म में नहीं है, तो वो आप एक ही दिन में शायद कर सकते हो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स है 1.5 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे नोट्स पढ़ते पढ़ते। सर नोट्स ही पढ़ने में 1.5 घंटे से बहुत, 1.5 घंटे में तो मेरे नोट्स ही नहीं हो पाए। आयनिक के नोट्स पढ़ने में 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहां पर कुछ चैप्टर्स को मैंने 2 दिन दिए हैं, कुछ चैप्टर्स को मैंने 1 दिन दिया है। अब 2 दिन में क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 दिन में क्या हो सकता है वो बता देता हूं। तो 1 जनवरी से, ये आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली ड्रॉपर्स के लिए, 12th के लिए भी मैंने अलग प्लान दिया है। कुछ कुछ चीजें कॉमन है बट 12th वालों के लिए अलग है, क्योंकि 12th वाले जो है वो ऑलरेडी नोट्स पढ़ चुके हैं, तो उनको नोट्स पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको नोट्स पढ़ने में टाइम लगेगा। तो यहां पर 1 जनवरी से लेके रफली 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक हर दिन का प्लान मैं दे रहा हूं, जिसमें मैंने संडे फ्री कर दिया, जिसमें आप कभी कुछ बैकलॉग हो छोड़ सकते हो। कुछ मान लो किसी को लग रहा है कि नहीं सर मैं तो कुछ टेस्ट पेपर दूंगा, वैसे मैं मना कर रहा हूं। मैं मना कर रहा हूं कि आप लोगों को बीच में मेरे हिसाब से तो टेस्ट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यही टेस्ट पेपर है आपके, यही मान लो यही टेस्ट पेपर है। जेई मेन सेलेक्टेड PYQs ही आपके टेस्ट पेपर्स हैं, इन्हीं को मान लेना, ठीक है। तो यहां पर सेलेक्टेड, ये बता दूं, सेलेक्टेड PYQs मैं आपको दे दूंगा, अपनी कक्षा के ऐप पर भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, दोनों जगह ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए उससे फायदा यह होगा कि आपको ज्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स को रट लेना है। सबसे ज्यादा जरूरी कि नोट्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो आपको हर एक सब थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने 2 दिन दिए, एक दिन में नोट्स पढ़ने, दूसरे दिन जेई मेन सेलेक्टेड PYQs। 2 क्यों लिखा हुआ है, किसी ने पूछ लिया तो 2 इसलिए लिखा हुआ है, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इससे पहले मैं एक और टेस्ट दे चुका हूं, जेई मेन सेलेक्टेड PYQs का 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था जेई मेन सेलेक्टेड PYQs 1, उसमें 15 क्वेश्चन के आसपास है। जेई मेन सेलेक्टेड 2 उसमें 11-12 क्वेश्चन के आसपास है। टोटल मिलाओगे तो 25-26 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी आपको ये वाला करना, क्योंकि इसका मैं डिस्कशन करूंगा, इसमें कोई भी डाउट्स है तो वो करूंगा। अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो और आप PYQs कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा टाइम हमारे पास है। बेटा जो मैं कह रहा हूं बस उतना सुनो, इसके अलावा सर ये करूं या ये करूं या ये करूं, मुझे नहीं पता कि सर मुझे ये करना है या ये करना है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। क्या करना है आप लोगों के लिए वो मैं बता रहा हूं। अब उसके अलावा जो भी है मतलब नहीं करना है, सीधी सी बात है, जो भी है वो नहीं करना है, दैट्स इट। मैं जब बोल चुका हूं कि कोई इन बिटवीन टेस्ट नहीं देना है, अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो आप टेस्ट दो, जब तक रिवीजन नहीं हो रहा है कोई फुल सिलेबस टेस्ट किसी को भी नहीं देने चाहिए। जब तक रिवीजन नहीं हो जाता है, मेरा मानना है फुल सिलेबस टेस्ट देने नहीं चाहिए, नहीं तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, टाइम और खराब करोगे आप, टाइम और खराब हो जाएगा आपका। ये समझ में आ गई बात अच्छी तरह से समझ में आई। हाँ, जल्दी जल्दी नोट्स कंप्लीट करो, कोशिश करो 18-19 तक ही हो जाए, उसके बाद हर दिन फुल सिलेबस टेस्ट दे दो, हर दिन फुल सिलेबस टेस्ट दो। और यहां पर भी मैंने एक चीज और क्या की वो बता दूं, मैंने इसमें जो आपको PYQs दूंगा उसमें जेई मेंस 2023 के क्वेश्चन नहीं दिए, क्योंकि वो आप एज ए फुल सिलेबस टेस्ट कहीं से दे सकते हो, मिल जाते हैं। तो जेई मेंस 2023 के अगर आप टेस्ट देना चाहो तो वो एज इज इट दे सकते हो, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। या अपनी कक्षा के टेस्ट वाले भी फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, तो अपनी कक्षा वाले फुल सिलेबस टेस्ट दे दो, या जेई मेंस के पुराने जो 2023 वाले हैं वो भी दे दो, राइट। तो यहां पर अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हाँ, इसमें मैंने हर वेंसडे को क्लास रखी है, उस वेंसडे की क्लास में आपके जो भी डाउट्स है वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे इस क्लास से पहले तो केवल थर्मोडायनेमिक्स होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स और ये सिलेक्टेड PYQs में कुछ डाउट है, थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। उसके बाद फिर से क्लास है तो उसमें ये सारा डिस्कशन हो जाएगा, फिर क्लास है तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे।
उदय बिल्कुल टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, और जिनका रिवीजन ज्यादा हो चुका है उनके लिए मैं एक चीज बताता हूं। अगर किसी को लगता है कि सर मेरा रिवीजन ज्यादा हो चुका है, तो उनके लिए ऑप्शंस क्या है। उनको लग रहा नहीं सर ये तो मेरा हो जाएगा, मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो मैंने जेई मेंस सेलेक्टेड पीवाईक्यूज 1 दिया है वो अपनी कक्षा पर भी अवेलेबल हो जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप में भी है, आप वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो। अगर जिनके पास टाइम है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। और संडे टू संडे जिनका सिलेबस हो चुका है पूरा, वो संडे टू संडे आप चाहो तो एक फुल सिलेबस टेस्ट भी दे सकते हो। अगर जिनका रिवीजन हो चुका है, ये संडे मैंने फ्री रखा आप लोगों के लिए, फ्री रखा, उस दिन आप चाहो तो फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो जेई मेंस सेलेक्टेड पीवाईक्यूज 1 वो दे सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? और इसमें कुछ डाउट है? हाँ, यहीं पर मैं आपको बता दूं, जनवरी के बाद हम पता फिर से रिवीजन करेंगे और उसमें O1 और S1, O1 मेनली करेंगे। जनवरी के बाद फिर से हमारा एक रिवीजन चलेगा, उसमें हम मेनली फोकस नोट्स और O1 पर करेंगे। नोट्स हर बार आते हैं, हर रिवीजन प्लान में एक बार नोट्स को देखना पड़ता है, ये मैं आपको बता दूं। जब भी रिवीजन होता है जल्दी से भैया नोट्स एक बार देख लो, क्योंकि नोट्स में सब याद होना चाहिए। नोट्स अगर नहीं याद है, और बहुत सारी जनता पता है क्या करती है, नोट्स तो पढ़ते ही नहीं सर, हमारे पास नोट्स तो है ही नहीं। क्या करता हूं मैं, तो डायरेक्ट पीवाईक्यूज करता हूं। वो सबसे गलत तरीका है। जो डायरेक्ट पीवाईक्यूज करते हैं वो सबसे गलत तरीका है, क्योंकि नोट्स नहीं याद है तो वो पीवाईक्यूज होंगे नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। सचिन बेटा, जो भी मैंने बोला है, क्या जिनका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दोगे, ये बात कुछ इसको समझ में आ रही है नहीं आ रही? तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट है तो फुल सिलेबस टेस्ट देना, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। पहले आपका रिवीजन कंप्लीट करो, फिर फुल सिलेबस टेस्ट दो, बिना उसके, चाहे अपनी कक्षा के हो, कहीं और का हो, कहीं से भी हो। बहुत क्लियर बोल रहा हूं। क्या पूछा केशु सर, प्लीज बता दीजिए, इतना एनफ याद रहेगा, मतलब एनफ याद रहेगा क्या? क्या पूछना चाह रहे हो केशु, बताओ। परमिंदर, जेई मेंस पीवाई क्यू अभी मैं डालूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। हाँ, कोनार्क का क्वेश्चन है सर, व्हेन विल वी डू S2 एंड O2? देखिए, कोनार्क S2 और O2 हम मेनली कर पाएंगे जेई मेंस सेकंड के बाद, जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच में, उसके बीच में आप कर पाओगे, क्योंकि अभी उसके बाद फिर से रिवीजन होगा। हाँ, बट अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम है आपके पास तो आप बीच में भी कर सकते हो, देखो। बट मोस्टली स्टूडेंट्स के पास वो टाइम नहीं होगा, तो बात। और बताइए। हर्ष कह रहा है सर शीट के सारे पीवाईक्यूज कर रखे हैं तो 2023 एज ए मॉक दे दें। बेटा पहले ये जल्दी करो, मॉक टेस्ट दे देना 10 जनवरी, थोड़ा बाद में दे देना, पहले एक बार ये राउंड पूरा करो इसको जल्दी से। और जिसको लगता है कि मुझे फुल सिलेबस टेस्ट देना है, वो अपना जल्दी से जल्दी इसको पूरा करे, इसको एक बार खत्म कर ले। एक एक चैप्टर की, हाँ सर सारे चैप्टर के नोट्स मैंने पढ़ लिए, सारे चैप्टर के नोट्स मुझे याद है। जिस दिन तुम्हें ये लगे कि मेरे को सर सारे चैप्टर्स के नोट्स याद हो गए सारे सब्जेक्ट्स में, अब फुल सिलेबस टेस्ट देना है उसके बाद। ये बड़ा सिंपल सा है, तुम जल्दी जल्दी कर लो इसको। तुम्हें लगता है तुम कर चुके हो तो जल्दी जल्दी कर लो, हो जाएगा। जो चैप्टर जिसका छूट गया है, जो चैप्टर जिसका बैकलॉग है, उसे अभी भूल जाओ। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पूरा चैप्टर कोई कंप्लीट करें। अभी किसी ने लिखा होता थर्मोडाइनमिक्स से 10 लेक्चर छूट गए, अब थर्मोडाइनमिक्स नहीं कर सकते हो। 5 घंटे, 1 1.5 घंटे में आपको एक चैप्टर करना है। सोचो कितना टाइम मिल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम 1.5 घंटे, आयनिक के लिए कितना टाइम, 3 घंटे। तब जाके कोर्स हमारा कब कंप्लीट हो रहा है,
20 जनवरी। तो अब जो चैप्टर छूट गया उसको जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सोचेंगे। जो किया है उसको याद करो, जो पढ़ा है उसको याद करो, नहीं तो वो भी भूल जाओगे। आप में से किसी ने मान लो सर काइनेटिक्स पढ़ा था लेकिन अब रिवाइज नहीं किया, तो वो काइनेटिक्स भी भूल जाओगे, आपको मैं बता दूं, वो भी याद नहीं रहेगा। अगर किसी ने आयनिक पढ़ा है, इलेक्ट्रो पढ़ा है, लेकिन सर वापस रिवाइज नहीं किया, तो अगर रिवीजन बिना किए हुए रिवीजन करोगे तो जेई मेंस में उसके क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। सब अपलोड हो जाएगा, पीवाईक्यू से सब अपलोड हो जाएंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। हर्ष मैंने प्लान दे दिया। अच्छा, अब आपका ऐसा हो सकता है कि सर मेरी तो फिजिक्स की क्लास चल रही है, मेरी मैथ्स की क्लास चल रही है, मेरा ऐसा हो रहा है, मुझे हर दिन 1.5 घंटा चाहिए। फिक्स कर लो, फिजिकल 1.5 घंटे पढ़ना है, खत्म। अब कितनी क्लासेस चल रही है, क्या होमवर्क है, उसमें क्या करना है, देखो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा लगेगा सर दिन भर सोचते रहता हूं, करता तो कुछ हुई नहीं मैं। बहुत सारी जनता क्या करती, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग करती है, प्लानिंग में इतना टाइम चला जाता है, फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती और फिर थक हार के कुछ नहीं हो रहा। प्लानिंग बड़ी सिंपल सी, सबसे पहला पॉइंट आपकी प्लानिंग का फिजिकल के लिए तुम्हारे पास 1.5 घंटे, उसी तरह से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, यानी ये पहले क्लियर कर लो। क्लासेस हो रही है तो भी उसी 1.5 घंटे में, मैथ्स की क्लास हो रही है तो 4.5 घंटे मैथ्स के लिए, उसमें क्लास भी होगी, होमवर्क भी होगा, रिवीजन भी होगा। फिजिक्स की क्लास हो रही है तो फिजिक्स की क्लास, होमवर्क, रिवीजन, वो 4.5 घंटे हैं। उसमें जो करना है फिजिक्स में करो, 4.5 घंटे केमिस्ट्री मैथ्स में जो करना हो वो करो, 4.5 घंटे केमिस्ट्री के पास है जिसमें 1.5 घंटा फिजिकल, 1.5 घंटा ऑर्गेनिक, 1.5 घंटा इनऑर्गेनिक, वो फिक्स हो गया साहब। ये सिंपल सा फंडा हो गया, उसी में सब होना चाहिए। उसके अलावा 13.5 घंटे से ज्यादा पढ़ना मुश्किल काम है एफिशिएंसी के साथ। ये 13.5 घंटे भी अचीव कर लोगे, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 13.5 आवर एफिशिएंसी वाइज, ऐसा नहीं नींद आ रही है बैठे हुए हैं बीच में उठ के चला गया सर। बहुत सारी जनता क्या होती है, आज 15-20 मिनट पढ़ते हैं मोबाइल देखने लगते हैं। अरे मोबाइल बीच में देख लो, हर 5-10 मिनट के बाद फिर मोबाइल उठा लेते हो। आधा घंटा पढ़ोगे नहीं, फिर मोबाइल उठा लेते हो। बिल्कुल नहीं भाई साहब, वो मोबाइल उठना नहीं चाहिए। अगर 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे आंखें जो ना गर्दन यूं या यूं भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि 1.5 घंटे तक सर मैंने गर्दन को यूं भी नहीं किया, केवल रजिस्टर के पेज पर लट रहा था, पेन चल रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। फोकस इस तरह से होना चाहिए। बाहर कोई ढोल भी बजा रहा हो ना तो भी तुम्हें आवाज नहीं आनी चाहिए कि सर बाहर क्या हो रहा है दुनिया में मुझे कुछ नहीं पता। घर में कोई बोल रहा है, घर में कोई टीवी देख रहा है, तुम्हारे तक उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सर मेरे को डिस्टर्ब, क्यों डिस्टर्ब हो रहा, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। फोकस करो, सब हो जाएगा। मोबाइल, बार बार मोबाइल देख रहे हो, बहुत सारे सर ये किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ऐसा नहीं कि ये सर ऑनलाइन जाके डाउट देख लेता हूं, अभी नहीं देखना बेटा, अभी जो है उसको करो। बहुत सारे डाउट्स पूछ लिए, बहुत सारे कर लिए, अब एक तो कुछ डाउट रह जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले जो है उसको तो करो। एक डाउट समझने के लिए आधा घंटा लगा दिया सब, कि एक सर इस क्वेश्चन में डाउट था, मेरा आधा घंटा इसमें लग गया। अरे आधे घंटे में पता नहीं कितने क्वेश्चन कर लोगे तुम, आधे घंटे में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। है कितना टाइम तुम्हारे पास, सोचो, इमेजिन करके देखो। तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन नोट्स पढ़ने हैं केवल 1.5 आवर में, नोट्स भी पढ़ने हैं, जेई मेंस के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज भी करने हैं। इमेजिन करके देखो इस 1.5 घंटे में कितना करना है। अब तुम 15 मिनट्स भी किसी क्वेश्चन में किसी जगह खराब कर रहे हो, 15 मिनट भी अगर खराब कर रहे हो तो सोचो क्या कर रहे हो तुम। खाना खाने में 20 मिनट लगते हैं तो 10 मिनट लगाओ। अगर खाना खाने में 20 मिनट लगते हैं तो 10 मिनट लगाओ। आधा घंटा लगता है तो 15 मिनट करो। नहाना नहीं है, 2-3 दिन में एक बार नहा लेना बहुत हो जाएगा, वो भी टाइम बचाओ। ये नहीं कि सर नहाना है, 2-3 दिन में एक बार नहा लो, कोई खराब कुछ नहीं हो रहा, घर पे ही तो बैठे हुए हो। अगर नहाते भी हो तो पानी डालो, फटाफट भाग के आ जाओ, बस बाल्टी एक साथ उठाओ, पूरा पानी डालो, हो गया नहाना। ये नहीं कि 15 मिनट से नहा ही रहे हम। टाइम बचाओ, हर जगह से टाइम बचाओ। सोचो तुम अगर मान लो एक आधा घंटा अगर कहीं से बचा लिया तुमने, हाफ एन आवर तुमने कहीं से बचा लिया, तो रिडॉक्स रिएक्शन में 1.5 घंटा, यार आधा घंटा और मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम 1.5 आवर। एटॉमिक स्ट्रक्चर सोचो, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1.5 घंटे में कैसे करेंगे।
कहीं आधा घंटा निकल रहा है तो फट से हाँ यार सर टाइम बचाता हूँ, इस 13.5 घंटे को 15 घंटे करने की कोशिश करो, 16 घंटे करने की कोशिश करो। एक्चुअली रेगुलर वे में नहीं, एक दिन 15 घंटे पढ़ना पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि 20 दिन तक 15 घंटे पढ़ना है, वो इतना आसान काम नहीं होता है। तो हर जगह से आपको टाइम बचाना पड़ेगा। अजितेश करा लाइब्रेरी जाने में 40 मिनट लगते, रास्ते में पढ़ते जाओ, कुछ ऐसा करो। वो तुम्हें बताना है, अब तुम जानो। तुम्हें अगर लग रहा है मैं टाइम नहीं निकाल सकता, तो अब कुछ कोई नहीं कर सकता। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ी बता सकता हूं कि देखो दिन भर में एफिशिएंसी कैसे लानी। वो तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी भाई, वो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर की आवाज आनी चाहिए कि यार जल्दी जल्दी करूं, फटाफट करना है, सारे काम मुझे जल्दी जल्दी करना है। वो तुम्हारे अंदर की एबिलिटीज है जो तुम्हें देखनी है। युवराज कह रहा है कि सर नोट्स पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। युवराज मुझे क्या बता रहे हो, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने पूरा एक दिन नोट्स में दिया है, तुम्हें नहीं लगता। बट इसमें भी करने में एफिशिएंसी, लेकिन क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि हर दिन 3 घंटे फिजिकल पढ़ लो। आप सोचो, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं कि दिन में 20 घंटे पढ़ो, दिन में 5 घंटे फिजिकल पढ़ो। अरे भाई केवल फिजिकल थोड़ी आ रही जेई में, केवल फिजिकल नहीं आ रही। इसीलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर रखा है। फिजिक्स ऑर्गेनिक सॉरी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों को इक्वल वेटेज दिया है। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, मुझे आपको जेई में रैंक चाहिए। जेई में रैंक केवल फिजिकल से नहीं आएगी, जेई में रैंक फिजिक्स से भी आएगी, मैथ्स से भी आएगी, केमिस्ट्री से भी आएगी। आपको सबको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, सबको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो मैं सबको एक साथ लेके चलने की बात कर रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना। राइट विकास, लग जाओ बस, सोचो ही मत एंड रिजल्ट। पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, क्वेश्चन करने पढ़ना है। सुबह उठते ही टारगेट होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है। अच्छा ये मैंने फिजिकल का दिया, आपको लगता है किसी और सब्जेक्ट में चाहिए, खुद ही बना लो यार, क्या करना है। इसी के आगे तुम्हें एक एक चैप्टर का नाम लिखना है, खत्म। हर एक सब्जेक्ट की इतने चैप्टर है, फिजिक्स का बनाना है, फिजिक्स में इतने चैप्टर है, लिख लो। केमिस्ट्री में इतने, मैथ्स में इतने, हर एक के आगे नाम लिखना है। अब तो तुम भी बना सकते हो ना, एक सामने तुम्हारे आ गया, सर से नहीं तो पूछ लो, नहीं तो खुद बना लो। बट टारगेट होना चाहिए। ये नहीं सुबह उठ के यार आज क्या पढ़ता हूँ, और फिजिक्स पढ़ू, नहीं यार मन नहीं कर रहा, मैथ्स कर लेता हूँ। आधे घंटे मैथ्स पढ़ी, अरे छोड़ो यार फिजिक्स कर लेता हूँ। ये नहीं होना चाहिए भैया, ये नहीं होना चाहिए कि सुबह मिथ्स मैथ्स फिजिक्स फिक्स होना चाहिए। जो टाइम स्लॉट फिक्स है उस पर वही सब्जेक्ट पढ़ना है, वही सब्जेक्ट पढ़ना है। अब वो बेटा आशीष तुम इधर उधर के पॉइंट्स पे मैं मुझे नहीं पता। फिजिकल 1.5 घंटे तुम्हें पढ़ना है, बाकी अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैथ्स फिजिक्स में तुम्हें मैनेज करना। टाइम मैं बता सकता हूं, दैट्स इट। प्रदीप वो तुम्हारी तुम जानो एक्सरसाइज, मंदिर में 1 घंटा लगता है तो ठीक है, मैं कुछ उस पर कमेंट नहीं करूंगा। अब खुद का कॉमन सेंस खुद के पास है, क्या करना है वो तुम जानो। जेई देने वाले 12 लाख है। अब आप तुम सोच लेना, डरा भी नहीं रहा हूं, लेकिन सही तरीका क्या है वो सीधा सा बता रहा हूं। मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं, है ना। तो ये एक प्लानिंग है, इसका मैं टेलीग्राम ग्रुप पर और वो सारे आपको दे दूंगा। अपनी कक्षा ऐप पर ये सारे सेलेक्टेड पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वो आपको करना है। वेंसडे को क्लास होगी, उसका टाइमिंग का आपको पता चल जाएगा, वो टाइमिंग आपकी आपको पता चल जाएगी वेंसडे का। राइट। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जेई मेंस होने के बाद फिर से एक नया प्लान दूंगा। 2-3 जब जेई मेंस हो जाएगा तो 2-3 फरवरी के बाद पहले तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा दूंगा, और उसके बाद यानी 10 फरवरी 12 फरवरी के आसपास से फिर से एक 30-40 दिन का एक प्लान दूंगा, 30-35 दिन का, जिसमें फिर से हम करेंगे। और ये चलता रहेगा आगे से आगे तक, आगे से आगे तक चलता रहेगा प्लानिंग। मैं तुम्हारे साथ हूं जेई एडवांस तक। क्लियरली बता देता हूं, मेहनत लेकिन तुम्हें करनी है। मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी वो सब बता दी, आगे भी वो सारी चीजें देता रहूंगा जो चाहिए। बट एट द एंड पेन तुम्हें चलाना पड़ेगा, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। ठीक है।
वेस्ट बंगाल जेई का फॉर्म भी भरो बेटा, फॉर्म जितने भरना चाहते हो भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म जितने भरो, तुम्हें लग रहा है तो सोचो मत, फॉर्म भर दो। एग्जाम देंगे तो कुछ प्रैक्टिस ही होगी, जाना नहीं जाना वो बात की बात है। तो ये मत सोचो कि इसका फॉर्म भरूं या ना भरूं, फॉर्म भरने में कोई तकलीफ नहीं। बस हाँ, तैयारी जेई मेंस की कर रहे हैं, उसमें तैयारी कुछ अलग से नहीं करनी, बस जेई मेंस की तैयारी करते जाओ। और फॉर्म कोई भी एग्जाम आता तो बीच में एक दिन ही लगता, 3-4 घंटे वो दे दो। है ना? तो मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट रखे हैं? देखो सिमरन, फिर से मैं कह रहा हूं, कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए। सुबह पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, रात भर जग के पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, आउटपुट जहां आ रहा है वो काम करो, दैट्स इट। ये मेरा मानना है भी। और जेई मेंस में तो क्योंकि एक ही पेपर होता है, तो आपकी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक का भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता कि 3 घंटे निकल जाते हैं। तो अभी आप रात में पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, उससे भी कोई मत फर्क नहीं पड़ रहा, आउटपुट आना चाहिए, ये आपको देखना है। नहीं, टाइम टेबल ब्रीफ बेटा, सीधी सी सी बात करूं, टाइम टेबल के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कोशिश करो समथिंग 1.5 घंटे के पूरे पूरे स्लॉट बना लो। कम से कम एक बार पढ़ने बैठे तो 1.5 घंटे पहले उठना नहीं है। और थोड़ा ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, या तो 1.5 घंटे या 2.5 घंटे ऐसे स्लॉट बनाओ। 1.5 घंटे से एक बार चेयर पर बैठे तो फिक्स है, 1.5 घंटे पहले नहीं उठना है। और अगर 1.5 घंटे के स्लॉट बना रहे हो तो बीच में 15 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है, ये भी बता दो। 15 मिनट का ब्रेक लिया बहुत है, या उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप यूं देखा जाए तो 1.5 घंटे भी पढ़ते हो तो 9 बार, 9 अगर टाइम पढ़ते हो तो उसमें 8 बार आपको ब्रेक लेना पड़ता है। 15-15 मिनट के अगर 8 ब्रेक भी लेते हो तो वो 2 घंटे ही होते हैं। 15-15 मिनट्स के अगर 8 ब्रेक्स भी लेते हो तो भी 2 घंटे होते हैं, जबकि एक तो सोने वाला ब्रेक आ जाता है। तो ठीक है, बहुत है, 2 घंटे का ब्रेक हो जाएगा, 7-7.5 घंटे सो जाओ, उसके बाद आपके पास 13-14 घंटे पढ़ते हैं, आराम से बसते हैं। तो 15 मिनट्स के उसी में खाना खाना है, 15 मिनट्स का जो ब्रेक लिया उसी में खाना खाना है, 15 मिनट्स का ब्रेक लिया उसी में लंच, 15 मिनट के ब्रेक्स में डिनर, बस इतना सा फिक्स होना चाहिए। 1.5 घंटे का सिंपल रखो। जितनी बजे उठना है, सुबह 7:30 बजे उठे, सुबह चलो मान लो 15 मिनट ब्रेकफास्ट, 15 मिनट ब्रेक, फ्रेश होना है तो 2 मान लो, आधा घंटा मान लो। 7:30 उठे, 8 बजे पढ़ने बैठ गए सब, फिर 1.5 घंटे, 1.5 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट किया 15 मिनट का, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर 15 मिनट में डिनर किया, फिर लंच किया, फिर 1.5 घंटे पढ़े, 1.5 ये करता रहेगा। 5 मिनट भी, मैं तो 1.5 घंटे 15 मिनट बोल रहा हूं बेटा, 15-15 मिनट के भी 8 ब्रेक ले लेते हो तो भी 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। 7-7.5 घंटे सो जाओ तो भी 9.5 घंटे होते हैं, तो भी 14.5 घंटे बचते हैं पढ़ने के लिए। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? और सोचो 8 ब्रेक में करोगे क्या, जो भी करना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, नहाना, फ्रेश होना, सब हो जाएंगे, और कितना चाहिए? लेकिन फिक्स 8:30 से 9:30, 9:30 से पहले उठोगे नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। 9:45 वापस पढ़ने बैठो, 11:15 तक, फिर इस तरह। ठीक है। और एक और चीज बता दूं, अभी थोड़ी मुश्किलें आएगी क्योंकि कम टाइम है, इतना अच्छा रिवीजन नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है। देखो सुन लो मेरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, परेशान मत होना। परेशान होने से जो टाइम मिलता है वो भी खराब हो जाता है। आपको लगेगा कि सर टाइम कम है, मुझे और टाइम चाहिए, तो वो सबको चाहिए होता है। सेकंड रिवीजन जो होगा वो आपका बहुत धमाकेदार होगा, बहुत शानदार होगा, आपकी परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। लेकिन इसमें अच्छा करोगे तो सेकंड रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। तो इसमें कमियां रहेगी आपकी, कमियां रहेगी आपकी, 100% नहीं हो पाएगा, बट उसको अभी इग्नोर करो। आपको पता होना चाहिए कि सर टाइम कम है, तो इतने टाइम में तो इतना ही कर पाऊंगा ना मैं, तो इसीलिए बस इस टाइम को यूटिलाइज करना है। इसमें बस इतना सोचना है कि मुझे पढ़ना है 13-14-15 घंटे बस, ये ध्यान रखना। परेशान मत होना, दिमाग में कम टाइम है, इस कम टाइम में मैक्सिमम करेंगे ताकि आने वाले नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो हो तैयार रिवीजन के लिए। तो न्यू ईयर भी आने वाला है, नए साल 1 जनवरी, ये सारी चीजें मैं दे दूंगा आपको, सब मिल जाएगा। 1 जनवरी से लग जाना है। बीच बीच में थोड़ी कुछ क्लासेस भी लूंगा मैं, वो आपको पता चल जाएगा। थोड़ी बहुत इधर उधर की कुछ क्लासेस है वो लेता रहूंगा, तो वो थोड़ा बहुत टाइम, ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा उसमें मैं आपका, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप तैयारी कर पाओ। बट बीच बीच में कभी कुछ यूट्यूब पर या हो सकता है कुछ क्लासेस में आपको लूं, बट उसमें भी डिस्कशन यही करूंगा, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज टाइप्स ही कुछ करूंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। नया साल आप सबके लिए बहुत शानदार होगा, बस मेहनत करते रहो। तुम मेहनत करो, बाकी सब अच्छा होगा, ये ध्यान रखना बस। उसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा किसी ने बोल ही दिया, तो देखो भाई ये थोड़ा टाइम बचा हुआ है, ये तो 1 तारीख से स्टार्ट होगा, तो जो एटॉमिक किया तो एटॉमिक की जेई मेंस कर लेना यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जेई मेंस कर लेना शीट में से, ताकि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो होमवर्क, क्योंकि आज 30 है तो 31 वाला दिन भी थोड़ी छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो 31 वाले दिन 31 को कल जेई मेंस एटॉमिक की पीवाईक्यूज कर लेना, ताकि एटॉमिक एकदम अच्छी तरह से हो जाए, ताकि लास्ट में एक दिन में भी, मैंने एटॉमिक को एक दिन क्यों दिया उसका कारण भी बता देता हूं आपको, बहुत सोच समझ के बनाया है। इसलिए दिया है क्योंकि अभी अभी हमने एटॉमिक किया है, तो नोट्स पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैंने एक ही दिन दिया है। ठीक है ना, मॉल कॉन्सेप्ट इन सबको एक एक, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, इसीलिए इनको भी हमने टाइम दिया। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे, बाय बाय।